हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया था एचआरडी की तरफ से, यानी अपने जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था कि नीट अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम 26 जुलाई को और आईआईटी जेईई मेन का एग्ज़ाम 18 से 23 जुलाई को कराया जाएगा। ये शेड्यूल किया गया है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं तो इस डेट पे ये टेस्ट और एग्ज़ाम ये कराए जाएंगे, अन्यथा इसको पॉसिबली हो सकता है एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की स्टडी कर रहे थे। आज अपना ये चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में हम ये 5 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल, डेविएशन एंगल, इनके बीच का रिलेशन और ग्रेजिंग इंसिडेंस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास एक प्लेन मिरर है। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। आ रही बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छा है। इस प्लेन मिरर पे हमने लाइट इंसिडेंस करा रहे हैं, ब्लू और ग्रीन। देखिएगा, ब्लू जो लाइन है वो इंसिडेंट रे है और ये जो रे है, ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये देखिए जैसे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंस के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी आपतित हो रही है और फिर वो परावर्तित हो रही है। यहाँ पे हम नॉर्मल यानी अविलंब ड्रॉ कर देते हैं, तो ये इनके बीच का जो एंगल है इसको हमने क्या बताया था? आई से डिनोट करते हैं और इस वाले को किससे डिनोट करते हैं? हम आर से। एक को कहते हैं इंसिडेंस एंगल और दूसरे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, आपतन कोण और ये परावर्तन का कोण। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत आसान है, आ रही बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब सपोज हमने आई की वैल्यू 0 डिग्री रखी, तो ऑब्वियस है इसका आर का वैल्यू जो होगा वो भी 0 होगा, यानी जितनी वैल्यू आई की होगी उतनी ही वैल्यू आर की होगी। यानी ये 0 है तो 0, 30 है तो 30, 45 है तो 45, 70 है तो 70, 85 है तो 85, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। अब बच्चों आपको एक चीज बतानी है मेरे को कमेंट करके कि अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा क्या, हाँ या ना, इसका आप हमको कमेंट करके बताएंगे। चलिए दूसरे लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं। एक प्लेन देखिए हमने यहाँ पे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लेन लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 3 रे हैं, 2 रे हैं और एक अपना ये अभिलंब है, यानी इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये सारे के सारे जो हैं एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल समझने के लिए सपोज अपने पास ये 3 हमने कलम लिए हुए हैं और तीनों को ऐसे रखा है। ठीक, यानी ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे से, एक जो है दूसरे से छिप जाएगा। अब इससे हम एक जब पास कराएंगे, एक गत्ता पास कराएं, एक पेपर पास कराएं, तो वो तीनों से पास होगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा किसी एक को आगे पीछे कर दें तो वही सेम पेपर अब इससे पास होने वाला नहीं। यानी ये अभी जो सिचुएशन मैं दिखा रहा हूं आपको, ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। कब होगा? जब ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के लाइन में, तब इससे ये एक पेपर आप पास कराएं वर्टिकल तो वो पास हो जाएगा। यानी क्या मतलब हुआ? ये जो तीनों लाइन हो गई, इंसिडेंस वाली लाइन, नॉर्मल वाली लाइन और रिफ्लेक्टेड वाली लाइन, ये तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छा है। यानी द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये 2 रूल हैं रिफ्लेक्शन के, इसको अपने को याद रखना है। आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, एक बार और हमने रिवाइज कर लिया अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट के हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं या आईआईटी और जेईई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये बेसिक, देखिए बेसिक का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या समझते हैं कि अरे यार छोड़ो, ये पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप भूल जाते हैं। एक रिवाइज करने से वो माइंड में हमेशा बना रहता है। तो आप एकदम जुड़े रहिए हमारे साथ। और देखिए नेक्स्ट इसमें हमने 2 नोट आपको बता रहे हैं यहाँ पर।
सबसे पहला है कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सबके लिए अप्लीकेबल है। सबके लिए इन द सेंस चाहे वो प्लेन सरफेस हो या कर्व्ड सरफेस हो, तीनों के लिए, सबके लिए अप्लीकेबल। ये दो जो लॉ हैं ये सबके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। सेकंड जो चीज यहाँ पे देखिएगा, वेलोसिटी, लैम्डा पढ़ते हैं, इसको कहते हैं वेवलेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी, ये तीनों क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड कहिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट रे का होगा यानी आपतन, जो आपतित होने वाली किरणों का होगा, वही जाने यानी जो परावर्तित किरणें हैं उनका भी ये तीनों मान समान होगा, ठीक है। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पीड या वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम, बट दो चीजें चेंज होती हैं। एक है इंटेंसिटी, एक क्या है इंटेंसिटी, दूसरा है एम्पलीट्यूड। दोनों का रिलेशन यहाँ लिखा गया है, आप केवल इस चीज को याद रखें। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ए क्या डिनोट कर रहा है, एम्पलीट्यूड। ये दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, और फेज जो है 180 से चेंज हो जाता है। फेज के बारे में मैंने पीछे के लेक्चर में बताया हुआ है कि फेज हमने दो ग्राफ वेव दिखाए थे, उस वेव में एक फेज डिफरेंस हमने 0 डिग्री दिखाया था, एक में 180 दिखाया था, और एक में 90 डिग्री दिखाया था। आप वहां से इस चीज को समझ सकते हैं फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, क्यों होता है। जब आप वेव पढ़ेंगे 11th में, जो आप वेव पढ़े होंगे उससे आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रे लाइट आ रही है वो ऐसे होके आएगी, सपोज, ठीक, ऐसे आके सपोज यहाँ खत्म हुआ यहाँ पे, और कैसे, किधर से आके खत्म हुआ, इधर से आके खत्म हुआ। जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। आप जाके पिछले लेक्चर में जो हमने 180 का फेज डिफरेंस दिखाया था उसको आप देखेंगे, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा वेवलेंथ बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं, हो सकता है बहुतों को जानकारी नहीं हो, जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये जो अपना पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को किससे डिनोट करते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किसी भी एक पार्टिकुलर बिंदु पर इस वेव का एक सेकंड में कितनी दफा पास हो रहा है, वो संख्या जो आएगी एक सेकंड में, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आया समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। एक्चुअल में ग्लांसिंग एंगल है क्या, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले को ध्यान दीजिएगा बच्चों आप, इसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंस एंगल। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसको हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। यानी जो प्लेन है, ये अपना सरफेस है जहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस सरफेस से इसके बीच का एंगल, या इस सरफेस से इसके बीच का एंगल, इसी एंगल को कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। यानी इसको जी से डिनोट करेंगे, इसको भी जी से हम डिनोट करेंगे। यानी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द प्लेन ऑफ द सरफेस, क्या बताया गया, प्लेन ऑफ द सरफेस। ये अपना सरफेस का प्लेन है, इस प्लेन ऑफ सरफेस से और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल, या ये भी कह सकते हैं कि जो प्लेन ऑफ सरफेस है, ये प्लेन ऑफ सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का जो एंगल है उसको क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल कहेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया अपना इंसिडेंस यानी आपतन कोण, ये परावर्तन का कोण, इसको कहते हैं विसर्पी कोण, ठीक है। ये भी जी होगा और इधर वाला भी क्या होगा, जी होगा। अब इसका रिलेशन आई के साथ और आर के साथ लिखना है, ठीक है। तो हमने जो पहला लॉ पढ़ा था वो गॉड गिफ्टेड हमारे लिए हो गया कि आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि क्या है ये गॉड गिफ्टेड फॉर्मूला है। आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा जो कोण होगा, ये जो पूरी एंगल होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट। यानी ये जी प्लस आई प्लस आर प्लस ये जी, इन सब चारों को जोड़ दिया जाए, क्या मिलेगा अपने को, 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण होता है यहाँ से यहाँ तक, एक बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक का कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब आई आर के बराबर है तो इसको क्या लिख देंगे हम,
ये आई है तो इसको भी आई लिख देंगे, आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा 2i, जी और जी मिलके 2g, ये हो गया 2i 2g इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर दें, यानी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा g इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई। अब आई के बदले हम आर लिख सकते हैं, चलिए हमने लिख दिया, आई के बदले आर लिख दिया, आर बस होने, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो बच्चे जो फॉर्मूला है ना दो, इसको आपको याद रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है, इस दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, डेविएशन एंगल यानी विचलन कोण, ठीक है, विचलन का कोण एंगल ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। अब क्या चीज है इसमें, ये देखिए हमने दिखाया है रिफ्लेक्टेड रे, आपको सॉरी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये जो अपना सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है, मिरर है, ये नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण जो है वो सीधे निकल जाती, ठीक है, क्या होता है वो सीधे निकल जाता, कैसे, इस तरीके ये सीधे निकल जाता। लेकिन ये सीधे ना जा करके ये देखिएगा कितने कोण से मुड़ गया, अगर ये नहीं होता तो कैसा जाता, बिल्कुल ऐसे ही सीधे जाता, लेकिन सीधे नहीं गया, उस सरफेस के होने के कारण क्या हुआ, ये ऐसे इतने एंगल से मुड़ गया। ये जो एंगल है इसको हमने डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, डेल्टा पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेविएशन, इतना से वो विचलित हो गया और इसको कहते हैं विचलन कोण, क्या कहते हैं इसको, विचलन कोण। यानी रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और इसको हम कहते हैं बच्चों इमर्जेंट रे, याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, इमर्जेंट रे। इनके बीच का जो कोण है उसी को हम कहते हैं डेविएशन। आ रही बात समझ में, बहुत अच्छी, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ये डेरिवेशन करनी है, यानी जो जी और डेल्टा इसके बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है, चलिए देखते हैं बारी बारी से। इस केस में फिर से वही अपना जो गॉड गिफ्टेड फार्मूला है आई इक्वल टू आर हमने यूज किया। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बन रहा है, यानी ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कितना होगा 180 डिग्री का, यानी आई प्लस आर प्लस ये डेल्टा, याद है ना, आई प्लस आर प्लस ये डेल्टा, ये मिलकर कितना होंगे 180 डिग्री। अब इस आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इस आर के बदले आई और प्लस आई कितना हो गया 2i, लिख दिया हमने 2i प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, आ रहा बात समझ में, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस केस में हमने डेल्टा को यही रहने दिया गया और 2i का जो टर्म है इसको हम दूसरे साइड लेके आ गए, तो अब ये इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या आ गया डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, ठीक है। अब i की जगह पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, हमें मालूम है गॉड गिफ्टेड है, लिख दिया, चलो लिख दिया, अच्छी बात है। चलिए अब ये जो दो फॉर्मूला है ये भी अपने को न्यूमेरिकल में काम है, इसको भी याद रखना, डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। अभी तक हमने इनके बीच का रिलेशन नहीं बताया है, अब हम इसके बीच का रिलेशन देखेंगे, लेकिन हमें याद है अभी जस्ट हमने ये देखा है इस इक्वेशन कि g इक्वल टू 90 माइनस आई लिखते हैं या g इक्वल टू 90 माइनस आर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2g हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 2i हो गया। अब इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, ये 180 माइनस 2i, यहाँ देखिए वापस ये क्या है 180 माइनस 2i, और ये 180 माइनस 2i किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है ना बच्चों, दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है, किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर, यानी 180 डिग्री माइनस 2i के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम डेल्टा लिख सकते हैं, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, लिख दिया हमने, तो क्या इक्वेशन बना अपने को 2g इक्वल टू डेल्टा, 2g इक्वल टू डेल्टा। अब ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपने को, बड़े काम का चीज है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और आप मेरे को एक दूसरा तरीका बताएंगे जिसमें हम ज्योमेट्री या हम इसको जो ज्यामिति कहते हैं उसका यूज करके, ये तरीका नहीं दूसरा तरीका जिससे हम इसको हम 2g इक्वल टू डेल्टा बता सकें, तो आप मेरे को कमेंट में करके बताएं कि आपके पास ऐसा दिमाग में या जहन में ऐसा समझ में आ रहा है क्या कि इसको दूसरे किसी मैथमेटिकल टर्म का यूज करके हम इसको प्रूव कर सके, जरूर बताइएगा, उम्मीद है आप जरूर बताएंगे। चलिए
आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसको कहते हैं ग्राइजिंग इंसिडेंस। क्या कहते हैं? ग्राइजिंग इंसिडेंस। ध्यान दीजिए क्या है ग्राइजिंग इंसिडेंस, क्या है ये चीज। चलिए, हमने यहाँ पे प्लेन सरफेस के बजाय एक कर्व सरफेस लिया है ताकि अपने को बात जो है वो स्पष्ट समझ में आए। ठीक है, अगर प्लेन लेते और एक ग्रीन वाली लाइन जो दिख रही है दिखाते तो फिर वो मजा नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। हमने क्या लिया यहाँ पे? पाथ, एक कर्व पाथ लिया। ठीक है, इसमें ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पर, ये कोण कितने का दिख रहा है अपना? 90 डिग्री। यानी कहने का सेंस है जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, यानी आई अगर 90 डिग्री है तो आर भी कितना होगा? 90 डिग्री। 90 और ये 90 कितना होगा? 180। ठीक है, यानी ये जो कोण, ये जो ग्रीन लाइन हमने दिखाया है जो इंसिडेंट रे है, ये इस सरफेस पे स्ट्राइक कैसे कर रहा है? स्पर्श रूप से, स्पर्शीय स्ट्राइक कर रहा है। ये स्पर्श करके निकल जा रहा है इस बिंदु पर, ये ग्रीन वाली लाइन इस पर स्पर्श करके निकल जा रही है। ठीक है, टच करके। ठीक है, इसको हम टेंजेंशियल भी कहते हैं इंग्लिश में। यानी जब ऐसा एक रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करे, किस तरीके से? टेंजेंशियली, स्पर्शीय रूप से। तो ये जो इंसिडेंस है रे का, उसको कहते हैं ग्राइजिंग इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको हम? ग्राइजिंग इंसिडेंस। चलिए, अब इस केस में जब ग्राइजिंग इंसिडेंस हो रहा है तो ये तो मालूम चल गया कि आई बराबर आर बराबर 90 डिग्री। अगर ये सिचुएशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, यानी ये भी कह सकते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है तो उस समय जो आपतित किरण होती है, जो इंसिडेंस रे होता है, वो कहलाता है ग्राइजिंग इंसिडेंस। क्या कहलाता है? ग्राइजिंग इंसिडेंस। आगे चलते हैं, हम जी और डेल्टा निकालते हैं इस कंडीशन में बारी बारी से। ठीक है, तो हमें अभी डेल्टा का ये फॉर्मूला देखा था, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, अब इस केस में आई के बदले आर भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे आई की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री, पुट कर देते हैं। चलो पुट कर दिया, आ रही बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। ये कितना हो गया? 180। तो 180 में से 180 माइनस करेंगे, ये तो बहुत आसान है ना। चलिए, ये कितना आ गया? 0 डिग्री। यानी डेविएशन कितना हो गया? यानी एंगल ऑफ डेविएशन 0। यानी जब भी ग्राइजिंग इंसिडेंस होगा तो डेविएशन कितना होगा? 0 डिग्री होगा, या इसको 360 भी कहते हैं। बात एक ही है, ज्योमेट्री से आप समझ सकते हैं इसको। 0 डिग्री कहें या 360 डिग्री, बात क्या है? सेम। तो इस केस में डेविएशन कितना हो गया? या तो 0 कहें या 360 डिग्री। ज्योमेट्री से आप इसको समझ रहे होंगे भली बात ही। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपने पास जी की वैल्यू मालूम करना है। हमने डेविएशन मालूम कर लिया, हमें मालूम करना है ग्लांसिंग एंगल या ग्राइजिंग एंगल भी कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? ग्राइजिंग एंगल भी कहते हैं। अब इस केस में देखिएगा, आई की वैल्यू 90 जैसे हम पुट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। आई की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 90। ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस 90। आ रही बात समझ में? चलिए, अच्छी बात है। कितना हो जाएगा ये? 0। बहुत अच्छी बात है, 0 हो गया। क्या मालूम चला इसमें? कि जब कभी भी ग्राइजिंग इंसिडेंस होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, यानी जब भी ग्राइजिंग इंसिडेंस होगा उस केस में डेविएशन भी 0 और ग्लांसिंग एंगल भी 0। तो ये बच्चों था आज का अपना लेक्चर। अगले लेक्चर में बाकी जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। हमारा प्लान है कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चला जाए, एक एक स्टेप चले, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। हर चीज को तजुर्बे के साथ सीखते हुए, हमारा जो तजुर्बा है उसके साथ आप सीखते हुए इसको पढ़ें। आप 10th के स्टूडेंट हैं, बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप अभी 12th में एंट्री किए हुए हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारी चीजें वापस 12th में पढ़नी है। और हम जानबूझ के ये टॉपिक चूज किए हैं ताकि हर एक लेवल के बच्चों को आसानी से समझ में आए और आपका एक लेवल इंक्रीज हो, एक रिवीजन भी हो। चाहे आप 12th के हैं, IIT के हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल का होना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा जो 10th है उससे लेवल, हम उसकी सारी चीजें तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहे हैं ताकि जब ऑफलाइन क्लास हम 12th के लिए स्टार्ट करें, जब भी ये सिचुएशन
कंट्रोल में होता है, तो उस समय बच्चों को क्योंकि टाइम कम रहेगा तो परेशानी ना होनी, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रख के हम ऐसे टॉपिक चूज किए हैं। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको रे लाइट के बारे में, यानी तरह से रे ऑप्टिक्स का हिस्सा है। और इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट करेंगे, फिर उसमें मैग्नेटिज्म, यानी 10th क्लास में जो जो टॉपिक पढ़ने थे उसकी हम स्टडी करेंगे। और ये स्टडी होने का मतलब अपना एक बहुत सारा जो बर्डन है वो कम खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपके लिए आसानी होगा जब 12th में इसको हम पढ़ेंगे, तो इन सब टॉपिकों को थोड़ा हम फास्ट भी मूव करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को, हमारे खास के जितने भी स्टूडेंट हैं या हमारे स्टूडेंट के अलावा जो कहीं भी पढ़ते हो, इस लेक्चर को देखिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत माने दिलो जान से कहिए, हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस मटेरियल को तैयार करने में, आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी दिनों से लेक्चर नहीं हो पा रहा था, बच्चे परेशान थे, सर क्लास लीजिए क्लास लीजिए। तो करते करते सिस्टम जुगाड़ करते बनाते बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली हमने स्टार्ट किया। जब देख ही रहे हैं, चौथा लेक्चर है। आपका प्यार चाहिए, हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।